लास्ट टाइम जो था हमने पढ़ा था किसके बारे में, कैट के फंडामेंटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद इसके अंदर जो है डेटाबेस एंड मॉडलिंग को डिस्कस किया था हमने इन डिटेल। ठीक है कि बेसिकली डेटाबेस का पर्पस क्या होता है और मॉडलिंग के दौरान जो है इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। देन उसके बाद ये डायग्राम थी क्लियरली, जो हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स थे इनको मैंने इस डायग्राम के अंदर समराइज़ किया था कि किस तरह जो हमारे पास डिज़ाइनिंग स्टेप्स होते हैं जिसमें ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिज़ाइन रिव्यू एंड इवेलुएशन और ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग, किस तरह ये 4 स्टेप्स जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, डेटाबेस के साथ और इंटरेक्टिव ग्राफिक के साथ। एंड इंटरेक्टिव ग्राफिक क्या है? इंटरेक्टिव ग्राफिक जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको विजुअल्स नज़र आते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ डेटाबेस? तो डेटाबेस में मैंने आपको बताया था कि हम मुख्तलिफ़ कैड सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो इनपुट्स देते हैं वो कमांड्स की शेप में होते हैं। देन उसके बाद जो है ये फर्दर जो स्टेजेस प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। आज का जो पहला टॉपिक है तो इसमें सबसे पहले जो कुछ चीज़ें इसमें थी मैंने स्टार्ट में आप लोगों को हाईलाइट की थी बेनिफिट्स की बेसिकली हवाले से, कैट का बेनिफिट क्या है। एंड पहले पार्ट में लेक्चर केस को डिस्कस करेंगे एंड जो लेक्चर का सेकंड पार्ट है उसमें हम हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कौन सा हार्डवेयर है जिसको सिलेक्ट करना चाहिए कैट सिस्टम में, या कौन सा हार्डवेयर इम्पॉर्टेंट है आपका कैट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। एंड फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स को। कुछ तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में पॉइंट्स बताए थे कि हम सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हैं इसके, तो क्लियरली आपके पास बेनिफिट्स हैं कि ये हमारे पास एक तो टाइम सेविंग होती है, एक ह्यूमन एरर्स जो हैं वो नहीं आते, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स बताए थे। आज हम इनको इन डिटेल देखेंगे कि इनमें बेसिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैनुअल और सॉफ्टवेयर के दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और इसी डिफरेंस की बेस को हम फिर स्टडी करेंगे कि आया ये डिफरेंस कितना प्रोडक्टिव है, ठीक है, एंड कितना ये आपके पास इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें ये 7 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। बेसिकली जो कि हमें स्ट्रेट अवे बेनिफिट जो है हासिल होता है। एक तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट आती है डिज़ाइन में। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में प्रोडक्टिविटी के हवाले से बताया था जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे कि वाई वी इम्प्लीमेंट कैट। तो सिमिलरली वही सेम पॉइंट है यहाँ पर रेफ़र किया गया है कि बेसिकली जो आपके मैनुअल डिज़ाइन में, ठीक है, उस तरह की क्वालिटी आपके पास नहीं होती या उस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी लेट से जिस तरह हमने बात की थी कि 1:5 का कंपैरिजन होता है। एक टाइम पे अगर मैनुअली काम हो रहा है तो आपका एक डिज़ाइन प्रोड्यूस होता है, अगर सेम अमाउंट ऑफ टाइम में आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो तो वो ऑलमोस्ट उसी में आपके पास 5 डिज़ाइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एक प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो शॉर्टर लेड टाइम्स है। तो डेफिनेटली जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके पास टाइम जो है वो सेव होगा, कम टाइम में आपके पास मैक्सिमम आउटकम आएंगे, ठीक है। जो भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर है या आप स्ट्रक्चर है, ठीक है, या मॉडलिंग 3D के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी हो आपका, तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेटली क्या है, टाइम सेविंग होगा। उसके अलावा थर्ड जो है वो फ्यू डिज़ाइन एरर्स। डेफिनेटली आपके पास जो है सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेशंस होती है तो हर एक चीज़ जो है वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो सिंप्लीफाई किए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोकैड के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने यूनिट्स पहले से यूनिट सेटअप किया होता है, डायमेंशन उसके अंदर सेटअप होते हैं, तो जो आप उसमें काम कर रहे होते हो, जो कमांड्स वगैरह दे रहे होते हो, तो उसमें एरर के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 0% होते हैं एरर के। अगर आपसे मिस्टेक ना हो यूज़र से जो कि इनपुट कर रहा है तो सॉफ्टवेयर मिस्टेक नहीं करता, ठीक है। वही बात इसी को ये 4th पॉइंट आगे लेके चल रहा है।
ग्रेटर एक्यूरेसी इन डिज़ाइन कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर जितने आपके पास एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एनालिसिस एंड मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास सैप 2000 है, ई टैब सॉफ्टवेयर्स है, ये मोस्टली जो हैं आपके डिज़ाइन कैलकुलेशंस या एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर इसमें डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पर भी कि आया आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हो या रोड डिज़ाइन कर रहे हो, देन उसके हवाले से फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ई टैब्स है तो इट्स मोस्टली प्रेफर किया जाता है बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए, ठीक है ना, बिकॉज उसके अंदर जो उसकी एप्लीकेशंस हैं या उसके ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा बेनिफिट है या ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेट करके देते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिज़ाइन है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो डिफ़ाइन होते हैं आपके, ठीक है, उसमें ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट याद हो तो टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आप जो है वो प्लॉटिंग करते हो, ठीक है। जब प्रेजेंटेशन के लिए आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन रेडी हो जाता है, जब आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए लेकर जाते हो, ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करते हो, उसको हार्ड फॉर्म में प्रिंट करना होता है। तो वो आपके पास मैंने कहा जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है पेजेस, हमारे पास A1 A2 A3 A4 मुख्तलिफ साइज़ के पेजेस होते हैं। तो उसके हिसाब से आपने क्या करना होता है, उसके प्लॉटिंग करनी होती है बाकायदा। क्या उसको हम कहते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स, ठीक है। देन उसके अलावा नेक्स्ट जो है ड्राइंग्स आर मोर अंडरस्टैंडेबल। डेफिनेटली आपकी जो जितनी भी सॉफ्टवेयर ड्राइंग्स मीन ऑटोकैड के ऊपर जितनी भी आप ड्राइंग्स, आप फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग आप ड्राइंग शीट के ऊपर बनाते हो एंड सिमिलरली वही ड्राइंग जो है या वही आप जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड यूज़ करते हुए बना रहे हो, तो डेफिनेटली दोनों की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, ये जिनके माइक्स ऑन है काइंडली ये ऑफ़ कर दें, वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। काइंडली क्लास में आए तो माइक्स ऑफ किया करें, ठीक है। तो जो 6 पॉइंट है डेफिनेटली उसमें मोर अंडरस्टैंडेबल होगी चीज़ें, उसमें आपके पास डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। उसके अलावा जितनी स्पेसिफिकेशंस उसकी होंगी तो डेफिनेटली दोनों के अंदर जो है वो ये इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को जब लैब के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लैब के अंदर बाकायदा मैप बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी, ठीक है। एक तो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हुई है तो उसका आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर हम जब ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे तो उसका क्या स्टैंडर्ड था। देन आप सॉफ्टवेयर के ऊपर कन्वर्ट हुए तो डिफरेंस डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट एडवांटेज आप कह सकते हो, इम्प्रूव प्रोसीजर्स फॉर इंजीनियरिंग चेंजेस। अच्छा, जब चेंजेस की बात मैंने लास्ट टाइम लैब के अंदर ये मैंने एलेबोरेट की थी, जब लेयर्स की मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा था कि ऑटोकैड के अंदर जब हम लेयर्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं, लेयर्स से मुराद जब हम अपनी ड्राइंग को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग के अंदर जो है वो थिन लाइन यूज़ कर रहे हो, थिक लाइंस यूज़ कर रहे हो, डॉटेड लाइंस, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। अब विंडोज़, स्टेयर्स वगैरह इन सब या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग उसमें इंक्लूड हो जाती है, प्लम्बिंग हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है। तो जब आप चेंजेस की तरफ जाते हो, फॉर एग्जांपल आप चेंजिंग कोई करना चाहते हो ड्राइंग के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, तो लेयर्स के ज़रिए जो है वो ईज़िली आप चेंजेस कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये मैनुअल के मुकाबले में ये जो है काफ़ी आपके पास एक बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, 7 हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं इन डिटेल। तो मैंने आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू दिया, अब इनको इन डिटेल देख लेते हैं कि बेसिकली जो 7 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। अब जैसे पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी की, हमने बात की थी, तो सिंपली इसी तरह जब आपके पास आजकल देखे जाए तो डिफरेंट फर्म्स जो होती है, कंस्ट्रक्शन फर्म्स आप कह लें, बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जितनी कंस्ट्रक्शन फर्म्स होती हैं तो इनके आपस में कॉम्पिटिशन्स वगैरह डेफिनेटली होता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर से मुराद आपका जो है स्टाफ भी, उसकी रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ इसका कॉस्ट के ऊपर भी असर पड़ रहा होता है।
फॉर एग्जांपल आप अगर लेट से मैनुअली किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, अब एक टीम आपकी जो है वो प्लानिंग के ऊपर काम कर रही होती है, एक टीम आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है, तो डिफरेंट आपकी टीम जो है मीन्स मोर वर्क फोर्स, ठीक है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो सिमिलरली एक ही आपका एडमिनिस्ट्रेटर या एक ही यूज़र जो होता है वो ये सब टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो एक तो आपकी वो कॉस्ट सेव हो जाती है और दूसरी तरफ आपकी जो प्रोडक्टिविटी है मींस जिस तरह मैंने बताया कि वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो एक टाइट स्केड्यूल फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली टाइम कम होता है और प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना होता है जल्दी, ठीक है, टाइम कम होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में फिर क्या आपके सॉफ्टवेयर बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, ऐसे टाइम में, क्योंकि ये जो है आपके पास बहुत कम टाइम लेता है। यही बात जो है वो सेकंड पॉइंट में ज़्यादा एलेबोरेट की गई है जिसमें बात की गई शॉर्टर लेट्स टाइम की, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा सरसरी जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी इतना इन डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है डिफरेंट टास्क आपके पास होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन आपने करना होता है, देन उसके बाद जो है वही टास्क की रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, ठीक है। रिपोर्ट से मुराद फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स जो जो यूज़ होने उसकी रिपोर्ट, डेली टास्क की लेट से आपने स्केड्यूल किया होता है कि आज आपने फाउंडेशन वर्क करने हैं, कल आपने स्लैब करनी है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जो जो टास्क होते हैं, ठीक है, वो टास्क फिर आपकी कंस्ट्रक्शन टीम को कन्वे करना, उनकी रिपोर्ट्स जनरेट करना, उनसे फीडबैक डेली फिर जो कंप्लीट हो जाता है उनकी प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि बेसिकली एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके मुख्तलिफ जो है वो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। एक आपके पास क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, आपके पास कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर या कॉन्ट्रैक्टर आप कह लें वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका आपस में बेसिकली क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे को रिपोर्ट्स के थ्रू जो है वो प्रोग्रेस की अपडेशन देना, ठीक है। तो इस तरह ये जो तीनों जो हैं आपस में काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ये टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो ये क्या होता है आपके पास एक टाइम सेविंग होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्यू डिज़ाइन एरर्स हैं, तो वही जो ही आप डेटा वगैरह इंटर करते हो, अगर आप मैनुअली कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है कि हम डेसिमल पॉइंट्स के बाद मोस्टली थर्ड या फोर्थ डिजिट को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो स्मॉल कैलकुलेशंस में तो इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो ही आप लार्जर कैलकुलेशंस की तरफ जाते हो तो स्मॉल आपके पास जो अमाउंट होती है ये ऐड अप होती होती एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देती है ऑलमोस्ट। तो ये बेसिकली मैनुअल में ये चीज़ें जो हैं ये की जाती हैं, ठीक है, जिसको आप राउंड अप कहते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम नॉर्मली जो राउंड अप किया जाता है, ठीक है, जो 5 से ग्रेटर वैल्यू आपकी होती है वो नेक्स्ट वैल्यू में ऐड अप हो जाती है। फॉर एग्जांपल पॉइंट आपके पास 5 6 है तो 6 को आप रिमूव करने के लिए इससे नेक्स्ट वैल्यू जो 5 है उसमें ऐड अप कर देते हो, तो आप उसको 0.5 की बजाय 0.6 लिखते हो। तो नॉर्मली ये राउंड अप जो होता है कैलकुलेशंस, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आपकी मैनुअल में होती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके डेसिमल के लास्ट डिजिट तक जो है वो बाकायदा कैलकुलेशंस ना सिर्फ करता है, ठीक है, बल्कि एक आपको एक एक्यूरेसी इससे अचीव होती है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने डिज़ाइन की बात की थी कि जो ही हम इसमें लोड्स कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है नॉर्मली इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो था वो स्टैंडर्ड्स के बारे में था, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर जो होता है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स मींस आप ड्राइंग्स प्रिंट कर रहे हो तो कौन से साइज़ में कौन से यूनिट्स में प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अब इस तरह नहीं कि आपने जो है फीट और इंचेस में ड्राइंग बनाई है लेकिन आपको जो है मीटर्स और मिलीमीटर्स में चाहिए था स्टैंडर्ड्स, तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये आप वहाँ पर इन चीज़ों को जो है वो एक पाथ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली जितनी आपकी ड्राइंग आसानी से समझ में आएगी
उतनी अच्छे तरीके से आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आपका लेट से आपने प्रोजेक्ट बना दिया, ड्राइंग्स प्रिंट कर ली, लेकिन जो ही वो साइट इंजीनियर के पास जाती है या जो भी साइट सुपरवाइज़र है रिस्पॉन्सिबल होता है ऑन साइट कंस्ट्रक्शन के, अगर उसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो रही, क्लियर नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपके काफ़ी डाउट्स क्रिएट होंगे एंड वो स्ट्रेट अवे अफेक्ट करेंगे आपके डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो ये एक मेन पॉइंट होता है कि आपकी जो ड्राइंग्स है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और यही आपकी जो चीज़ है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हम इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली आपके जो हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं 10 स्टोरी से अबव होते हैं, ठीक है, या बड़े प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए या ब्रिजेस वगैरह हो गए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है ना, तो उनको प्रॉपरली प्रिंट करना, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट की शेप देना, ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप कैड को यूज़ करते हुए कर रहे हो तो आपके पास जो है वो लेस चांसेस होंगे एरर के। हाँ, वो अलग बात है अगर साइट के ऊपर ऑन साइट डिसीजन उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्राइंग के अंदर एक चीज़ है लेकिन वो साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन उसकी पॉसिबल नहीं है या वहाँ पर वो हो नहीं सकती, तो वो फिर चेंजेस रिकमेंड हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में शर्त ये है कि क्या होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट है, तो लास्ट में वही जो मैंने चेंजेस की बात की उसी को फर्दर अगर फॉर एग्जांपल चेंजेस रिकमेंड की गई हैं, ठीक है ना, तो चेंजेस आप इजीली सॉफ्टवेयर ड्राइंग आपके पास सॉफ्ट में फ़ाइल पड़ी हुई है उसके अंदर इजीली आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर वही आपने अगर मैनुअली ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है, वही जो आप पेपर्स के ऊपर, तो उसमें फिर फिर से स्टार्ट से आपको जो है A to Z पूरी ड्राइंग बनानी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर आप रिमूव करोगे चीज़ें तो काफ़ी फिर एक मेस या बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट थे बेनिफिट्स के। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, गुड। और किसी को अगर कुछ कन्फ्यूजन नहीं है तो चलते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं नेक्स्ट लेक्चर की स्लाइड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये मैं वेट करें थोड़ा सा, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बताता हूँ चीज़ें कनेक्टेड, आपको फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, कनेक्ट होंगी। ठीक है, बेसिकली जो पहले लेक्चर्स थे उसमें मैंने बताया कि कैड का क्या बेनिफिट है। देन उसके बाद जो था कैड काम किस तरह करता है, ठीक है, इसके अंदर ग्राफिकल सिस्टम किस तरह फंक्शंस करता है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिज़ाइनिंग फेज़ करके, जो डिज़ाइन आप करते हो कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 6 स्टेप्स हमने पढ़े थे। देन उसके बाद उसके अंदर 4 स्टेप्स जो थे वो थ्रू हम कैड करते हैं या उसके अंदर कैड का यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमने कैड के बेनिफिट्स इन डिटेल गए। ठीक है, अब ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। इसमें हमारा फोकस हार्डवेयर के ऊपर होगा। हार्डवेयर से मुराद, अब फॉर एग्जांपल आप कैड के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आपको दिए। आया वो आप 3D Max यूज़ कर रहे हो, सिविल 3D यूज़ कर रहे हो, ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट वर्जन्स, या ईटैब्स, सैप, जो भी सॉफ्टवेयर आप कैड के अंदर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर की भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर होता है उसको, हाँ, रोम की अलग से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ग्राफिक्स, फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड उसको चाहिए होता है, ग्राफिक्स की अलग से रिक्वायरमेंट होती है, या उसके डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स उनकी अलग होती हैं, कीबोर्ड माउस हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसके अंदर जो है वो हार्डवेयर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसके हवाले से होगा। देन सेकंड में हम वर्क स्टेशन, बेसिकली वर्क स्टेशन किसे कहते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन से मुराद आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपके इनपुट डिवाइसेस प्लस आपके ग्राफिकल स्क्रीन,
ठीक है। इन सब चीज़ों को हम वर्क स्टेशन कहते हैं, डिज़ाइन वर्क स्टेशन आप कह सकते हैं। लेट से आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप की स्क्रीन जो है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही है, और उसके कीबोर्ड एंड माउस जो है वो आपके इनपुट डिवाइसेस है, तो इसको आप अपना वर्क स्टेशन कह सकते हो। या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो मॉनिटर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो बाकी आपको माउस कीबोर्ड वगैरह वो आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इसको आप अपना वर्क स्टेशन कह सकते हो। तो इसके अलावा अब ये तो जर्नली मैंने बात की, अब हर सॉफ्टवेयर की भी फिर थोड़ी सी अलग सी रिक्वायरमेंट होती है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ फिर आप किस फील्ड के हवाले से काम कर रहे हो। लेट से आप आ, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो, ठीक है, तो उसकी अलग से रिक्वायरमेंट होती है। आप कंस्ट्रक्शन सिविल में काम कर रहे हो तो उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अब हम हार्डवेयर के बैकग्राउंड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आइडिया क्लियर होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो चलें अब इनको डिस्कस करते हैं। तो अब हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हार्डवेयर है इसमें एक पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आया आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका साइज़ कितना है। आप छोटी फर्म है या आप बड़ी लेवल की फर्म है, ठीक है, तो उसमें भी फिर डिपेंड करता है कि आपके पास अगर बड़ी फर्म है तो डेफिनेटली उनके पास प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे, तो प्रोजेक्ट से मुराद आपको जो है ज़्यादा सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक आपका असरअंदाज होता है इन चीज़ों के ऊपर। देन लेट से अक्सर आप लोग जब परचेज़ करते हो सॉफ्टवेयर वगैरह, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल में विंडोज़ की दे देता हूँ। अक्सर जो विंडोज़ आप परचेज़ करते हो सीडी वगैरह, ठीक है, तो उसकी बैक पे लिखा होता है कि इसके अंदर सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेट से 4 GB रोम चाहिए, या इसका जो है वो कोर i3 होना चाहिए, कोई i4 होना चाहिए। डिफरेंट जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर मेंशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो है उसका ज़रूरी होता है आपका हार्डवेयर कंप्लीट होना। देन इसी से ही जो है आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करता है। अब लेट से आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया लेकिन आपका सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सपोर्ट नहीं करने से क्या मुराद होता है कि उसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्डवेयर के अंदर आपके पास कमी है। तो क्या होता है उससे फिर आपका प्रोजेक्ट सही कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वो सॉफ्टवेयर ही रन नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, पहला ये है कि बेसिकली जो कंपोनेंट्स आप कह सकते हो, ठीक है, नॉर्मली जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिनको हम हाँ देखते हैं कि वो डेफिनेटली होने चाहिए जो भी आप कैड सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले है कि डिज़ाइन वर्क स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। वर्क स्टेशन से मुराद आपका जो है वही मैंने बात की सिस्टम की, ठीक है। देन उसके अलावा जो है उसके अंदर जो है ग्राफिकल टर्मिनल ऑपरेटर्स इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ग्राफिकल टर्मिनल ऑपरेटर्स आपकी स्क्रीन है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे जो है वो कैथोड रे ट्यूब बेसिकली क्या ऑपरेट कर रही होती है। आपकी जो भी आप कमांड्स वगैरह देते हो, ठीक है, कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, वो कमांड बेसिकली बैक पे क्या आपकी स्क्रीन की बैक पे क्या चल रहा होता है, वो कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है। उसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक या अल्फ़ा पार्टिकल्स की शेप में बम्बार्डमेंट हो रही होती है, एंड वही आपकी जो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर है जिसको हम कहते हैं पिक्सेल्स, छोटे छोटे पिक्सेल्स को जनरेट करती है, और इन्हीं पिक्सेल्स की मदद से जो सामने आपको जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप या जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो वो नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, थर्ड बात की गई यहाँ पे प्लॉटर्स या आउटपुट डिवाइसेस, दोनों सेम चीज़ें। आउटपुट डिवाइसेस से मुराद आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है। आप ऑटोकैड के ऊपर काम करो तो डेफिनेटली उसके साथ आपको प्रिंटर की लाजमी ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने जो भी ड्राइंग्स बनाई है उनका जो है वो प्रिंट आउट तो डेफिनेटली निकालना होता है, क्योंकि फिर वो आपको साइट पे भेजना होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड इसके अलावा भी जितनी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, ठीक है, जितनी स्पेसिफिकेशंस की मैंने बात की, तो उन सब का जो है डेफिनेटली आपने हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकालनी होती है। उसके लिए आउटपुट या आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेटली ज़रूरत होती है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसके बगैर तो आपका वर्क स्टेशन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही आपके सब ऑपरेशंस जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में हार्डवेयर कंपोनेंट आपस में इस तरीके से अरेंज हों, ठीक है। अरेंज से मुराद
उनके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया तो वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपको जो है ड्राइवर्स, जिसको हम आसान वर्ड्स में कहते हैं, ठीक है, आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके आपका जो कनेक्टेड हार्डवेयर है तो वो आपका ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जितने हमने ये चीज़ें पढ़ी आपस में इनका कनेक्शन क्या है। अब देखिए डिज़ाइन वर्क स्टेशन की मैंने बात की, तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती है, ग्राफिकल टर्मिनल, आसान वर्ड्स में कहो तो आपकी स्क्रीन, एंड इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस आपकी कीबोर्ड, माउस हो गया। ये किसके साथ स्ट्रेट अवे कनेक्टेड होते हैं? ये रिस्पॉन्ड करते हैं आपके सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, जो भी आप इनपुट्स दे रहे होते हैं वो सीपीयू में जाते हैं, सीपीयू में वो कमांड्स प्रोसेस होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहाँ पर आपको शो होती है? वो आपको वापस ग्राफिकल टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर आपको शो होती है। ठीक है, एंड सीपीयू के अंदर क्या होता है? आपका डेटाबेस मौजूद होता है, जिसको हम इजी वर्ड्स में स्टोरेज भी कहते हैं। एंड इसी सीपीयू के साथ जो है यहीं से जो है आपके आउटपुट या प्लॉटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है आपस में कनेक्टेड और वर्क करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। तो ये था आप लोगों का लेक्चर आज का। अच्छा, नेक्स्ट में जो है इंशाल्लाह हम फिर डिज़ाइन वर्क स्टेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डिज़ाइन वर्क स्टेशन काम क्या करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा फिर हम ग्राफिकल टर्मिनल्स को देखेंगे कि जो स्क्रीन है ग्राफिकल टर्मिनल, बेसिकली इसको हम इन डेप्थ देखेंगे कि इसके पीछे हर एक जो कंपोनेंट है वो कैसे काम करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुई है। ठीक है, तो इसमें आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टोरेज में आपके जो है वो हार्ड डिस्क आती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव जिसको कहा जाता है। ठीक है, दो किस्म के स्टोरेज होते हैं, एक आपके पास इंटरनल स्टोरेज होते हैं, एक एक्सटर्नल स्टोरेजेस होते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेजेस में आपके पास यूएसबी वगैरह आती है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ रही हैं आपके पास आजकल, पोर्टेबल होते हैं। एंड जो इंटरनल स्टोरेज उसमें आपके पास हार्ड ड्राइव वगैरह होती है। ठीक है, जिस तरह आप माई कंप्यूटर के अंदर जाते हो डिफरेंट ड्राइव्स में आपके पास स्पेस डिवाइड होता है। ठीक है, ड्राइव डी हो गया, ड्राइव ई हो गया, ये आपने पहले से डिवाइड किया होता है। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं? ये आपके पास एक परमानेंट स्टोरेज का जो है वो काम करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आउटपुट और प्लॉटर से मुराद आपके प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, आउटपुट से मुराद आपने कौन सी चीज़ आपने सिस्टम के अंदर बना ली, उसको वापस हार्ड फॉर्म में आप बाहर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसमें आउटपुट डिवाइसेस या प्लॉटर्स इसको कहते हैं। तो जो हमारे पास नॉर्मली है वो हम प्रिंटर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट या प्लॉटर डिवाइस है। ठीक है, जी हिलाल आपने लिखा है, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है? अच्छा, वो ऑटोकैड का जो है आप इनकी ऑफिशियल ऑटोकैड की वेबसाइट पे जाओ, तो स्टूडेंट वर्जन वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, वो इजीली आप डाउनलोड हो जाएगा, एंड 1 ईयर के लिए वो फ्री होता है। बाकी मैंने काफ़ी सर्च वगैरह किया है लेकिन क्रैक फाइल नहीं मिलती, मस्ट आपको परचेज़ करना होता है। ठीक है, तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऑटोकैड की, वहाँ से आप स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो 1 साल के लिए जो है वो फ्री होता है। ठीक है, तो वो आप लाजमी डाउनलोड वहाँ से कर लें। जी हिलाल आप, जी ऑटोकैड की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, वेबसाइट का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा ग्रुप में, खैर है, वेबसाइट का मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मैं अटेंडेंस ले लूँ तो। अच्छा, ऐसा है कि लैब की क्लास कल इंशाल्लाह